The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 20 लाख करोड़ मोदी सरकार का पैकेज। इसमें शहरों से घर जाते मजदूरों के लिए आज कुछ ऐलान हुए, इन पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले बिहार से आया ये वीडियो देखिए। अरे एक एक लो ना यार, अंदर जाके। खाने के पैकेट्स के लिए छीना झपटी हो रही है। वीडियो बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन का है। मजदूरों को लेकर नई दिल्ली से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पूर्णिया जा रही थी। रास्ते में कटिहार जंक्शन पर रुकी। वहां रेल प्रशासन ने बिस्किट के पैकेट्स देने का इंतजाम किया था। पूरे रास्ते भूखे रहे मजदूरों को ये पैकेट्स दिखे तो एक साथ टूट पड़े। भूख के आगे फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम और बीमारी फैलने का डर पीछे छूट गया। ये वीडियो तस्दीक करता है कि हालात किस कदर खराब हैं। हमारे हुक्मरानों को ये वीडियो देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, ताकि उनका दिल पसीजे। हमारी जिम्मेदारी ट्रेन में बिठाकर मजदूरों को घर की तरफ रवाना कर देने भर की नहीं है, सफर में उन्हें खाना मिले, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। और वो खाना इतना हो कि एक मजदूर को अपने ही साथी मजदूर के हाथ से छीनना ना पड़े। भूख ये सबका आखिरी अभयारण्य होता है, ये सबसे बड़ी शर्त होती है, ये सबसे बड़ी छूट होती है। और मानवीय गरिमा बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका समाधान होता रहे। वैसे दिल्ली से ट्रेन में बैठकर कटिहार पहुंचे मजदूर तो फिर भी किस्मत वाले हैं, सबको ये भी नसीब नहीं हो रहा। ये दूसरा वीडियो देखिए। लगोगा एमपी झांसी। झांसी। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर गया है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल का जाएगा। बच्चा ट्रॉली बैग पर सो रहा है और मां बैग खींचे जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अरविंद चौहान ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया। ये मजदूर पंजाब से यूपी के झांसी में अपने घर जा रहे हैं। ये मजदूर आगरा पहुंचे तब का वीडियो है। किसी के सर पर गठरी, किसी की गोद में बच्चा, बस चले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक महिला के पास छोटा बच्चा था, चलते चलते थक गया तो ट्रॉली बैग पर सुला दिया। बच्चे की छाती बैग पर टिकी है, पैर लटक रहे हैं, माँ खींचे जा रही है। कितनी बेबसी है इस तस्वीर में। रोज ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें देख देख कर हमारी संवेदनाएं सूखती जा रही हैं। इनका दर्द बताने वाले शब्द कम पड़ रहे हैं। लेकिन मामला प्रकाश में आते ही सब सामान्य कर देने वाली सरकारें ये जाने कौन से बैग पर सो रही हैं। इनकी नींद कब टूटेगी। चलिए शो शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं। कोरोना वायरस जिसके चलते ये सब हो रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया भर में 43,60,000 के लगभग हो गई। दुनिया के लगभग 80 देशों की आबादी से भी ज़्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या करीब 3 लाख। अमेरिका में कोरोना से अब तक 85,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों का ये आंकड़ा अमेरिका में 13,90,000 के पार पहुंच गया है। वो मौत का था, ये मरीजों का है। और मरीजों के इस आंकड़े के मामले में दूसरे नंबर पर है रूस, जहां 2,52,000 कोरोना मरीज हैं। उधर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कह दिया कि लगता नहीं कि ये वायरस कभी पूरी तरह से खत्म होगा। WHO के इमरजेंसीज डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान का बयान आया है कि टीका बन भी जाएगा तब भी वायरस को कंट्रोल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। भारत की बात करें, कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से देश 12वें नंबर पर पहुंच गया है दुनिया में। भारत में मरीजों की संख्या बढ़कर 78,000 के पार चली गई है।
इनमें 2549 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 1/3 मरीज महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पर संख्या बढ़कर 26,000 के लगभग हो गई है। एक अपडेट भारतीय रेल से जुड़ा है। इसने 30 जून तक की बुकिंग रद्द कर दी है। इसका मतलब 30 जून तक रेलवे रेगुलर ट्रेन नहीं चलाएगा। हालांकि श्रमिक स्पेशल और जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं राजधानी की तर्ज पर, ये चलती रहेंगी। श्रमिक ट्रेनें राज्य सरकारों की रिक्वेस्ट पर मजदूरों को ले जाने के लिए चलाई जा रही हैं। 15 रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि लॉकडाउन में फंसे लोग घर जा सकें। इसके अलावा रेलवे 30 जून तक कोई बुकिंग नहीं ले रहा है। एक अपडेट दिल्ली से। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे गए थे। 5 लाख के लगभग सुझाव आए। लोगों ने लॉकडाउन में ढील देने की मांग की। इसमें मेट्रो चलाने का भी सुझाव है। अब ये सुझाव केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। कोरोना के अलावा एक और खबर आज महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद के चुनाव हुए, जिसमें उद्धव ठाकरे और 8 और उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे अब विधान परिषद के सदस्य यानी कि विधायक हो गए और मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी कुर्सी भी सुरक्षित हो गई। बिना किसी सदन का सदस्य बने मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर 6 महीने रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए ठाकरे को 27 मई से पहले सदन में चुनकर आना जरूरी था। एक खबर विजय माल्या से जुड़ी भी है। यूनाइटेड किंगडम में रह रहे माल्या को भारत लाने की सारी कानूनी अड़चनें अब खत्म हो गई हैं। लंदन हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब यूनाइटेड किंगडम में विजय माल्या के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। माल्या को भारत लाने के लिए सिर्फ यूके के गृह सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए गृह सचिव के पास 28 दिन का वक्त है। उसके बाद माल्या का भारत प्रत्यर्पण हो सकेगा। विजय माल्या पर बैंकों का 11,000 करोड़ नहीं चुकाने का इल्जाम है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। 13 मई की शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आर्थिक पैकेज की डिटेल्स मीडिया के सामने रखी। साथ में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर थे। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स, ईपीएफ और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 ऐलान किए। इसके बाद सवाल उठे कि सरकार ने टैक्स रिफंड और ईपीएफ पर दी गई छूट को राहत पैकेज में कैसे जोड़ दिया। क्या वाकई ऐसा है? पहले जान लेते हैं कि वित्त मंत्री ने कहा क्या था। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आरबीआई के उठाए कदमों की जानकारी देने के बाद कहा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी यहां हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि 18,000 करोड़ रिफंड स्पेशल ड्राइव के जरिए इनकम टैक्स पेयर्स को लौटाया गया है, ये कहा। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी हो, यानी कि रकम हो। ये सभी लोग जिनके पास 5 लाख तक के रिफंड पेंडिंग थे, उन्हें लौटाया गया। 14 लाख टैक्स पेयर्स को इसका फायदा मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक बार फिर इनकम टैक्स का जिक्र आया। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख तक के रिफंड 14 लाख से ज्यादा लोगों को वापस कर दिए गए। इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड है, चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों, ट्रस्ट के हों या किसी अन्य संस्था के, इनको भी जल्द ही रिफंड इशू कर दिया जाएगा ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह पैसा लोगों का ही है। इसके अलावा ईपीएफ को लेकर सरकार ने 2 घोषणाएं की। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज के समय में पैसा कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पहुंचे, इसका प्रबंध किया गया। प्रोविडेंट फंड माने पीएफ की व्यवस्था के तहत ईपीएफओ को जाने वाले कंट्रीब्यूशन को कम किया गया। माने तनख्वाह से जो पीएफ का पैसा कटता था उसे। नियम है कि 12% कंपनी भरे, 12% कर्मचारी अपनी तनख्वाह से दे। इसे अगले 3 महीने के लिए घटाकर 10% कर दिया गया। इससे कर्मचारी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी संस्थान है उनके लिए 12% का नियम ही रहेगा। इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा, यानी एक तरह से 6,750 करोड़ रुपए लोगों के हाथ में रहेंगे। आर्थिक पैकेज पर बात करते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड के 18,000 करोड़ का जिक्र किया। सवाल उठा रहे लोगों का कहना है कि यह पैसा तो लोगों का ही है, देर सवेर उन्हें मिलना ही था। पैकेज की जानकारी देते हुए इसका जिक्र करना कितना सही है। वहीं ईपीएफ में सरकार ने कर्मचारी और कंपनियों के कंट्रीब्यूशन को घटाया। सरकार का कहना है कि इससे 6,750 करोड़ रुपए ज्यादा लोगों के हाथ में आएगा। सरकार इससे 20 लाख करोड़ के पैकेज में जोड़ रही है। सवाल उठाने वालों का कहना है कि यह तो सही नहीं है, क्योंकि यह तो लोगों की बचत का पैसा था, सरकार का पैसा तो था नहीं। आप लोगों की बचत का पैसा या तो उनकी तनख्वाह में हर महीने आए या उनके पीएफ के फंड में जाए, उसमें सरकार का योगदान क्या है ब्याज देने के अलावा? तो सरकार इतनी बड़ी रकम को अपनी पैकेज का हिस्सा कैसे बता रही है? इसके अलावा भी यह भी साफ नहीं है कि कंपनियों की तरफ से जो 2% कम किया गया है वो कर्मचारियों के टेक होम सैलरी में जुड़ेगा कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्मचारी को घाटा होगा।
ईपीएफ में योगदान को 12 से घटाकर 10% करने पर लॉन्ग टर्म में भी नुकसान होगा। लोगों के ईपीएफ में कम पैसे जमा होंगे तो पेंशन पर असर पड़ेगा। एक व्यक्ति की तनख्वाह में यह असर नाम मात्र का हो सकता है, लेकिन सभी को मिला दें तो अरबों का आंकड़ा हो जाता है। सरकार को यह साफ करना चाहिए कि क्या वो टैक्स रिफंड और पीएफ के आंकड़े वाकई राहत बजट में जोड़कर 20 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंची है। अगर ऐसा नहीं है तो भ्रम दूर हो, और अगर ऐसा है तो सरकार ये समझे कि आंकड़ा भले छोटा हो लेकिन नियत छोटी नहीं होनी चाहिए। आंकड़ेबाजी ज्यादा दिन काम नहीं आती। बीते दिन की बड़ी खबर का विस्तार तो हो गया, लेकिन इस हिस्से में आज यानी कि 14 मई को आए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के ऐलानों पर बात करेंगे। 13 मई को लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को लेकर ऐलान थे। आज प्रवासी मजदूरों और छोटे किसानों के लिए ऐलान हुए। 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ आपको बिंदुवार बता देते हैं। सबसे बड़ी घोषणा खुद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से सुनिए। आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। 1 नेशन 1 राशन कार्ड ये योजना हम लाने वाले हैं, और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड यानी आपके पास राशन कार्ड है तो देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से सरकारी राशन ले सकते हैं। अगले साल के मार्च महीने तक ये योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। प्रवास में रह रहे मजदूरों को राशन लेने में जो दिक्कतें लॉकडाउन के दौरान आई, वो हम सब ने देखी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड अगर दुरुस्त काम करे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। दिस कैन बी अ गेम चेंजर। मजदूरों के लिए दूसरा बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री ने कहा कि अब न्यूनतम मजदूरी का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा, यानी पूरे देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी और कानून लाकर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक अभी सरकार की तय की गई न्यूनतम मजदूरी सिर्फ 30% मजदूरों को ही मिलती है। अब सरकार कानून के सहारे देश में काम कर रहे सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाएगी। घोषणा अच्छी है, बस लागू हो जाए इतनी आस है। तीसरी घोषणा, प्रवास में मजदूरी करने के लिए आए मजदूरों को सरकार सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराएगी। कैसे कराएगी? एक तो राज्य सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर देने को प्रेरित करेगी। दूसरा, उद्योगों को भी मजदूरों के रहने की सस्ती व्यवस्था करने को कहेगी। यानी ये काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर होगा और इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना का हिस्सा माना जाएगा। ये अहम है। ये नीतिगत फैसले थे। अब वो बिंदु बताते हैं जिसमें सरकार ने खर्चे गिनवाए। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूर केंद्र सरकार के कहने पर उनको राज्यों ने शेल्टर दिया, खाना दिया। ये काम किया राज्यों ने, लेकिन खर्चा केंद्र का हुआ। इसके लिए स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी कि SDRF में राज्यों को केंद्र ने पैसा दिया। इसमें 11,000 करोड़ खर्च हुआ। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया कि प्रवासी मजदूरों को राज्यों से 2 महीने और राशन दिया जाएगा, जिसका खर्च लगभग 3,500 करोड़ है। यह खर्च भी केंद्र सरकार के खाते से जाएगा। अब बात रेहड़ी पटरी वालों की, अंग्रेजी में जिन्हें कहते हैं स्ट्रीट वेंडर। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में इनका धंधा बंद हो गया। दोबारा से धंधा शुरू करने के लिए 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। इसमें सरकार का कुल खर्च 5,000 करोड़ का आएगा। अब बात करते हैं किसानों की। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 महीने में किसानों को 86,600 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। सरकार ने इसे भी कोरोना राहत पैकेज में जोड़ दिया है। लेकिन पूछने वाली बात यह है कि किसानों को लोन तो पहले भी दिए ही जा रहे थे। अगर कोरोना संक्रमण ना होता तब भी ये लोन दिए जाते हैं। इसमें सरकार के राहत पैकेज का क्या योगदान है? किसानों को लोन वाला ही एक और आंकड़ा सरकार ने दिया। कहा कि अब 30,000 करोड़ के लोन और जारी करने के लिए नाबार्ड या सहकारी बैंकों को कहा जाएगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पर भी ऐलान हुआ, सबको दिया जाएगा वगैरह वगैरह। मजदूरों और किसानों की बात हुई। मध्यम आय वर्ग, उन्हें घर बनाने में दी जा रही छूट पर भी एक ऐलान हुआ। सरकार ने कहा कि 6 लाख से 18 लाख रुपए सालाना कमाने वाले अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो उनको सब्सिडी देने का जो सिलसिला चल रहा था उसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
ये योजना पहले से चल रही थी। इसमें सरकार का 70,000 करोड़ का खर्च आएगा। इन सबको मिलाकर सरकार का आज का खर्च कितना हुआ? 2,05,000 करोड़। हालांकि इसमें कई योजनाएं पहले से चल रही हैं जिनका पैसा पहले से अलॉट होगा, लेकिन फिर भी हम एक मोटा माटी गणित लगा सकते हैं। कल जो घोषणा की गई थी वो लगभग 5,20,000 करोड़ की थी। आज की घोषणा है करीब 2,05,000 करोड़ की। दोनों मिला के हो गए 7,25,000 करोड़। 8 लाख करोड़ आरबीआई की लिक्विडिटी वाला, इन दोनों को जोड़िए तो हो गया 15,25,000 करोड़। बच गया 4,75,000 करोड़। पहला पैकेज आ चुका था, इसमें 1,70,000 करोड़ और माइनस कर दीजिए उस पैकेज का, अब बचा 3,05,000 करोड़। राउंड फिगर में 3 लाख करोड़ मान लेते हैं, यानी 20 लाख करोड़ में से 17 लाख करोड़ आपको दिया जा चुका है। सोशल मीडिया के गणित से जाएं तो अब सरकार को प्रति व्यक्ति सिर्फ 2,307 रुपए और खर्च करने हैं, बाकी की सरकार दे चुकी है। अब ये मत कहिएगा कि आपको तो कुछ मिला ही नहीं। सीटीसी और इन हैंड का खेल यही होता है। वैसे अभी कुछ किश्तें और बाकी हैं। बड़ी खबर में अब बात चीन की करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका चीन से चिढ़ा रहता है, चीन पर कई इल्जाम भी लगा चुका है। दोनों देशों के संबंध इस दौर में और भी खराब हो गए हैं। ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइना वायरस तक कह दिया था। WHO से चीन की सांठगांठ के आरोप भी लगाए गए। अब अमेरिका की तरफ से एक और आरोप उछलकर सामने आया। अमेरिका ने कहा कि चीन की तरफ से कोविड-19 को लेकर की जा रही रिसर्च हैक करने की कोशिश की जा रही है और चीन से जुड़े हैकर्स इस काम में लगे हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी FBI ने कहा है कि उसने नोटिस किया है कि यूएस में कोरोना की दवा, इलाज, टेस्टिंग, इस पर रिसर्च कर रहे समूहों पर हैकिंग के प्रयास हुए हैं। अमेरिका पहले भी साइबर जासूसी के आरोप चीन पर लगाता रहा है, जिससे चीन ने अब तक इनकार किया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक FBI, साइबर सिक्योरिटी और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि सीसा ने एक साझा बयान जारी किया जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। इसे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कहा गया। बताया गया कि कोविड-19 पर काम कर रहे हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल और रिसर्च सेक्टर के लोग जरा बच कर रहे हैं, वो हैकर्स के प्राइम टारगेट हैं। कहा गया कि साइबर चोरों को जरूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पब्लिक हेल्थ डेटा हासिल करने की कोशिश करते देखा गया है। चीन ने इस आरोप से कई बार इनकार किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियन ने कहा कि हम कोविड-19 के इलाज और दवा की रिसर्च में दुनिया को लीड कर रहे हैं। चीन को इस तरह की अफवाहों और निंदा से टारगेट करना अनैतिक है, जबकि ऐसे कोई सबूत नहीं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन पर यह इल्जाम लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं चीन से खुश नहीं हूं, वो इसे सोर्स के स्तर पर ही रोक सकता था, उसे रोकना चाहिए था। अब आप मुझे बता रहे हैं कि वो हैकिंग कर रहे हैं। और भी कुछ नया है, हम नजर बनाए हुए हैं। चीन के स्टेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने इन आरोपों को फालतू और हमले का नया पॉइंट बताया। इससे पहले 5 मई को अमेरिका और ब्रिटेन रिसर्च को लेकर दूसरे देशों को एक साझा चेतावनी जारी कर चुके हैं, हालांकि इसमें उन्होंने नाम नहीं लिए थे। इससे पहले 2009 में भी अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन से जुड़े हैकर्स अमेरिका के फाइटर जेट प्लेन लॉकहीड मार्टिन के संवेदनशील डेटा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंध लगाई है। इसके कुछ दिनों बाद चीन ने ऐलान किया था कि वो एक ऐसा ही जेट शेन्यांग J-31 बना रहा है। चीन अमेरिका के पहले से खराब संबंधों को और खराब करने में अमेरिका का यह नया आरोप कैटलिस्ट का काम करेगा। बाकी अगर आपको दुनिया के मसलों में दिलचस्पी है तो मेरा भी आपको एक सुझाव है। लल्लन टॉप का एक डेली प्रोग्राम होता है, जैसे ये लल्लन टॉप शो है वैसे ही प्रोग्राम होता है दुनियादारी, जिसमें हम दुनिया के इन मसलों को विस्तार से बताते हैं, आसान ढंग से बताते हैं, कभी किस्सों के सहारे, कभी नक्शों और बयानों के सहारे। आप दुनियादारी देखिए, आपकी दुनियादारी की समझ बेहतर होगी। दुनियादारी में भी इस विषय पर विस्तार से बात की गई है। अब बात सेना के उस प्रस्ताव पर जो अगर अमल में लाया गया तो आम लोग भी सेना में जा सकेंगे। ये 3 साल की इंटर्नशिप होगी, लेकिन इसमें वर्दी भी होगी, रैंक भी होगी, जवान भी भर्ती किए जाएंगे और अफसर भी, और पैसा भी मिलेगा। अभी ये प्रस्ताव है, लेकिन काफ़ी कुछ है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। मिसाल के लिए एक ही साथ सेना, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और बेरोजगारी का जिक्र। लल्लन टॉप का ये हिस्सा इसी विचार के लिए खोज परख की काम करेगा। पहले समझिए कि प्रस्ताव क्या है। ये खबर बाहर आई सेना के एक इंटरनल नोट के जरिए। सेना में अलग अलग तरह की नीतियों के लिए विभागीय पत्राचार चलता रहता है, वैसा ही एक नोट ये भी है। अभी ये फुल फ्लेजेड फैसला नहीं है। जितनी जानकारी मीडिया में सामने आई है उसके मुताबिक सेना के नोट में इस 3 साल की इंटर्नशिप को कहा जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी। ये उन युवाओं के लिए होगा जो सेना को अपना स्थायी पेशा नहीं बनाना चाहते, लेकिन पेशेवर फौज वाला थ्रिल और एडवेंचर महसूस करना चाहते हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या है, राष्ट्रवाद और देशभक्त की भावना एक बार फिर बढ़ रही है। ये नोट की भाषा है, हमारी नहीं।
लेकिन ये प्रस्ताव कॉर्पोरेट नौकरी की बोरियत दूर करने से कहीं आगे की बात करता है। ये नोट भारत में सैन्य सेवा के तरीकों को बदलने के बारे में है। फिलहाल सेना में पूरा जोर कमिटमेंट पर है। अगर आप सेना की सुविधाएं और पेंशन चाहते हैं तो आपको एक तय समय सीमा तक सेवा देनी होती है। मिसाल के लिए जवानों को पेंशन तब मिलती है जब वो कम से कम 17 साल सेवा दें। टूर ऑफ ड्यूटी वाला नोट इस अनिवार्य सेवा के सिद्धांत से इंटर्नशिप या अस्थायी सेवा के सिद्धांत की तरफ जाने की बात करता है। इस दौरान वेतन मिलेगा लेकिन पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं, और यही इस प्रस्ताव का सबसे अहम हिस्सा है। पेंशन तो अच्छी चीज है, फिर दिक्कत क्या है? सेना एक खतरनाक पेशा है, जान जाने का जोखिम है। फिर फौज को युवा बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक और अफसर जल्दी रिटायर कर दिए जाते हैं। आपने कर्नल थ्रेशोल्ड सुना होगा। दरअसल सेना में स्थायी कमीशन लेने वाले अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद ज्यादातर अफसरों को रिटायर कर दिया जाता है और चुनिंदा अफसरों को उच्च पदों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा ही जवानों के साथ भी होता है और इसीलिए पेंशन दी जाती है ताकि कम उम्र में रिटायर होने वाले लोगों के पास आय का कुछ जरिया हो। लेकिन पेंशन सेना के बजट पर बहुत बोझ डालती है, खासकर वन रैंक वन पेंशन के नियम के आने के बाद से। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। भारत के पास अभी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, मतलब जितने जवान और अफसर इंडियन आर्मी के पास हैं उतने किसी के पास नहीं। इसका एक अनचाहा असर यह होता है कि सेना के बजट का एक बड़ा हिस्सा तनख्वाह देने और जो पुराने सैनिक और अफसर रहे उनकी पेंशन पर खर्च होता है। ये खर्च कितना है इसे समझिए। 10 साल में तीनों सेनाओं का जो पेंशन बजट है वो 10 गुना से ज्यादा हो चुका है। 2005-06 में पेंशन पर 12,715 करोड़ रुपए खर्च होते थे। 2020-21 में इसके लिए 1,33,000 करोड़ का बजट रखा गया है। सेनाओं में आधुनिक साजो सामान की खरीद के लिए पैसा रक्षा मंत्रालय के कैपिटल एक्सपेंडिचर में से आता है। इस साल का पेंशन बजट इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुल रकम से भी 15,291 करोड़ ज्यादा है। तनख्वाह पर खर्च अलग, मतलब जितना पैसा हम आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं कर रहे उससे ज्यादा तनख्वाह और पेंशन पर खर्च हो रहा है। रक्षा आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन सरकार इस पर भी फूंक फूंक कर ही खर्च करना चाहती है। इसलिए तीनों सेनाएं धीमे धीमे पेंशन और तनख्वाह पर हो रहा खर्च घटाने में लगी हैं। इसके लिए सेना आधुनिकीकरण भी कर रही है, कई गैर जरूरी विभाग भी खत्म कर रही है और अब एक ये नया प्रस्ताव भी सामने आया है। थल सेना में चूंकि सबसे ज्यादा लोग हैं, बजट कम करने का दबाव भी इस पर ही सबसे ज्यादा है। इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा प्रस्ताव थल सेना के लिए पहले सर्कुलेट हो रहा है। इसमें बताया गया कि 17 साल सेवा करने वाले एक जवान की जगह अगर टूर ऑफ ड्यूटी वाले सैनिक को लगाया जाए तो 11.5 करोड़ की बचत होगी। टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप की तरह है, इसमें पेंशन नहीं होगी। सेना के नोट में यह भी लिखा है कि इस टूर ऑफ ड्यूटी से युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल होगा। सैनिक ट्रेनिंग और तौर तरीकों से आबादी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इंटर्नशिप के बाद पेंशन नहीं होगी, लेकिन सरकारी नौकरी वगैरह में योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर भी टीम वर्क और लीडरशिप स्किल सीख चुके युवाओं को अपने यहाँ नौकरियों में प्राथमिकता देगा। लेकिन जितना गणित इस प्रस्ताव में समझाया गया है उससे यही लगता है कि यह प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं को थ्रिल और सेना के एडवेंचर से रूबरू कराने से ज्यादा पैसे बचाने के बारे में भी है। क्या ये सेना की क्षमता पर असर डालेगा? ये कहना फिलहाल मुश्किल है। सेना से रिटायर्ड अधिकारियों की राय इस पर बटी है। एक मत कहता है कि देश के युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का यह तरीका है। इसके समर्थन में दुनिया के दूसरे देशों का भी हवाला दिया जाता है जहां सिविलियंस को फौज में लिया जाता है और कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन दूसरा मत रखने वाले अधिकारी हतप्रभ हैं। उनका कहना है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसे बनाए रखना जरूरी है, तभी सेना अपना काम ठीक से कर पाएगी। सिविलियंस को सेना में लेने का विचार के स्तर पर नया नहीं है। भारत में टेरिटोरियल आर्मी जैसी व्यवस्था है जिसमें आम लोग हर साल कुछ वक्त वर्दी में सेवाएं देते हैं ताकि आपात स्थिति में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बन सकें। महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोगों ने इसी रास्ते टेरिटोरियल आर्मी की वर्दी पहनी है। फिर एक उदाहरण इजराइल का है, जहां 18 साल की उम्र के बाद 2 साल 8 महीने की अनिवार्य सेवा फौज में देनी होती है। अमेरिका में भी अनिवार्य सेवा का नियम समय समय पर इस्तेमाल में लाया गया है, मिसाल के लिए पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर और वियतनाम की लड़ाई के दौरान। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद, उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित टूर ऑफ ड्यूटी सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण चीज है, ये कंपलसरी नहीं होगा। लोग अपनी मर्जी से इसमें भाग ले सकेंगे। भर्ती की शर्तों और ट्रेनिंग में भी कोई रियायत नहीं होगी। अब आते हैं बेरोजगारी, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के जिक्र पर। यह तर्क कुछ बेढंगा लगता है। पूरी दुनिया में देश युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोग फौज में जाना नहीं चाहते। वहां इस तरह की बातें होती हैं।
पर भारत में सेना आज भी एक भरोसेमंद पेशा है। जाना चाहते हैं लोग। आप भर्ती की रैलियों में उमड़ती भीड़ देखिए, लगातार अफसरों के सिलेक्शन के लिए होने वाले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आने वाले एप्लीकेशंस को देखिए। हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं कि लोग सेना में नहीं जाना चाहते। सेना में मिलने वाली तनख्वाहें और सुविधाएं दूसरे पेशों के मुकाबले बेहतर है। दूसरे पेशों में सरकारी नौकरियां घट रही हैं, निजी नौकरियां ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ काम करते आदमी की क्या स्थिति है हम और आप जानते हैं। तो लोग सेना की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। ऐसे में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जिक्र कई लोगों को लगता है कि मुद्दे को फैलाने की कोशिश है। लोग ये भी कहते हैं कि जो सुबह सवेरे झाड़ू लगाता है, जो आपको खबर देता है, जो आपकी रखवाली करता है, जो आपको सब्जी देता है, जो दफ्तरों में काम करता है, हर वो व्यक्ति देशभक्त है। देशभक्ति को किसी एक खास पेशे तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। फिर कई बार ये भी होता है कि देशभक्ति के शब्द को एक पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट करने की कोशिश की जाती है। इसके पक्ष विपक्ष में खेमे बन जाते हैं। टिप्पणीकारों का कहना है फौज का पूरा जोर ट्रेनिंग और अनुशासन पर होता है, उसी पर रहे। कुल जमाने छोड़िए कि ये प्रस्ताव युवाओं को सेना की तरफ खींचने से ज्यादा उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जरूरत है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं, इसलिए इंटर्नशिप कीजिए। आप भी खुश, हम भी खुश। आपके लिए भी नया अनुभव, नया मौका और भविष्य के लिए संभावनाएं, और हमारी भी तात्कालिक जरूरतें पूरी होंगी। फिलहाल ये एक प्रस्ताव है, पहले ट्रायल होगा, इंटर्न्स की एक छोटी संख्या के नतीजे देखे जाएंगे, उसके बाद कोई स्थायी फैसला होगा। आपको अपना व्यक्तिगत मत बताऊं, मुझे लंबे समय से लगता है कि भारत जैसे देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए। आप सोचिए, हमारे गांव की, कस्बों की जो लड़कियां हैं, वो हाई स्कूल इंटर के बाद 1 साल 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करें, ऐच्छिक करें, कंपलसरी करें, सरकार और समाज को तय करना है। तो वो लड़कियां वहां से कितनी मजबूत होकर निकलेंगी, वो अपनी रक्षा करेंगी, अपनी सेहत पर ध्यान देंगी, वो उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, वो देश देखेंगी, दुनिया देखने की ख्वाहिश उनके अंदर पैदा होगी, वो आत्मविश्वास से भरेंगी। इसलिए इस तरह के विचारों पर बहुत खुले मन से चर्चा होनी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।